नमस्कार साथियों, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं सक्सेस पॉइंट बाय के सर की जो 2020 क्लास चल रही है, उसमें आज हम लोग वन लाइन इफेक्ट लेकर आए हैं। वन लाइन फैक्ट हम लोग लेकर आए हैं। जो वन लाइन फैक्ट है वो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और मोस्ट होने वाले हैं। पॉइंट नंबर वन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। किसने किया गया? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी भाषा को लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। आइए पॉइंट नंबर दो है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि कहा जाता है स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि कहा जाता है स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। इसी के साथ पॉइंट नंबर तीन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु है हिंदी का प्रथम उपन्यास, जो कि श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया था। इसी के साथ चौथा पॉइंट है, पॉइंट नंबर चार, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम एकांकी है वो एक घूंट है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। एक घूंट आंसू आदि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर पाँच, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? प्रथम पत्र है ये पत्र। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो उद्दंड मार्तंड हिंदी का प्रथम पत्र है। उद्दंड मार्तंड हिंदी का प्रथम पत्र है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की जो प्रथम पत्रिका है वो संवाद कुमुदी है। संवाद कुमुदी हिंदी की प्रथम पत्रिका है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं? तो स्वाभाविक है कि 11 स्वर और 33 सम स्वर होते हैं। 11 स्वर और 33 सम स्वर होते हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? तो हिंदी का जो समाचार पत्र है मध्य देशी भाषा कहा गया है वो है आपका बनारस अखबार। बनारस अखबार में खड़ी बोली को, समाचार पत्र खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया था। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरापा 9वीं शताब्दी में है। हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सिद्ध सरापा है, जो कि 9वीं शताब्दी के हैं। इसी के साथ पॉइंट नंबर अगला है, हिंदी के प्रथम गद्यकार, तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल है। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र जो हैं वो सुधावर्षण है। हिंदी का जो दैनिक समाचार पत्र जो था वो सुधावर्षण है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो स्वाभाविक है कि ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, उद्दंड मार्तंड पहला पत्र है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता और एलोरा की जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के मध्य प्रदेश में है। भोपाल के मध्य प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश के भोपाल में है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अतीत के चलचित्र जो हैं वो महादेवी वर्मा की हैं। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 17 है, अपभ्रंश का जो वाल्मीकि हैं वो किसे कहा जाता है? मोस्ट प्रश्न है, आता है एग्जाम में कि अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि हैं वो स्वयंभू को कहा जाता है।
स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 17 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? तो अपभ्रंश भाषा के जो प्रथम व्याकरणाचार्य हैं वो हैं आपके हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र हैं, हेमचंद्र हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो अपभ्रंश में जो कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं वो पुष्यदंत हैं, पुष्यदंत हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। उपर्युक्त पंक्तियां जो हैं किस काव्य की हैं? तो ये यशोधरा की हैं, ये यशोधरा की हैं। बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट वन लाइन फैक्ट है जो कि प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और मिलते आ रहे हैं। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। इसी के साथ अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का जो अध्ययन है वो ईपीग्राफी कहलाता है, ईपीग्राफी कहलाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरद झुकी झुकी परत, जेही चितवन एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्ति हैं ये पंक्ति अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये पंक्ति हैं आपके रसलीन की, ये रसलीन की पंक्ति हैं। अमित हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरद झुकी झुकी परत, जय ही चितवन एक बार। ये जो पंक्ति है ये रसलीन की पंक्ति है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो जी जो हैं उन्होंने, अमीर खुसरो जी जो है उन्होंने खड़ी बोली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खड़ी बोली में उन्होंने जो खड़ी बोली से संबंधित जो जितने भी काव्य गद्य खड़ी बोली के जो मुख्य प्रणेता हैं वो अमीर खुसरो ही हैं। उन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ ये सारी खड़ी बोलियों में लिखी हुई है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या है? तो स्वाभाविक है, मैंने अभी बोला था कि जो मुकरियाँ, पहेलियाँ जो लिखी हैं अमीर खुसरो जी ने वो खड़ी बोली में लिखी हैं। खड़ी बोली में आपका राइट आंसर है खड़ी बोली। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए। तो अवधी भाषा का जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य हैं वो हैं रामचरितमानस। वो कौन सा है? रामचरितमानस है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अशोक के फूल जो कि एक निबंध संग्रह है, अशोक के फूल के रचयिता कौन है? तो अशोक के फूल के जो रचयिता हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि एक निबंध संग्रह है। इसी के साथ अगला आता है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था अष्टछाप के प्रमुख कवियों के बारे में, जिनमें मैंने अष्टछाप के 4 वल्लभाचार्य और 4 विट्ठलनाथ जी के जो शिष्य हैं उनके बारे में एक ट्रिक बनाई थी। बहुत ही शानदार ट्रिक है, अगर आपको देखना है तो उस वीडियो को ऊपर जाके आप देख सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है और एक लाइन में आपको याद रहेंगे। चारों अष्टछाप के आठों अष्टछाप के जो कवि हैं वो आसानी से आपको याद रहेंगे। इसी के साथ अगला पॉइंट है, आँखों की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो अगर आँखों की किरकिरी होती हैं तो उसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि अप्रिय लगना। आँखों की किरकिरी का मतलब होता है अप्रिय, किसी वस्तु का अप्रिय लगना। इसी के साथ अगला पॉइंट है, आंसू काव्य के रचयिता, आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ये मैंने पहले ही बोल चुका था, ये पॉइंट में पहले ही बता चुका था आपको कि आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। उसी के बाद अगला आता है, आंचलिक रचनाएं जिससे संबंधित हैं। तो आंचलिक जो रचनाएं होती हैं
वो किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। आंचलिक जो रचनाएं होती हैं वो किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। इसी के साथ आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 31। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकाव्यों की समीक्षा प्रस्तुत की है? तो जो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जो है त्रिवेणी में उन्होंने जो महाकवि हैं, महाकवियों की जो समीक्षा की हैं, उसमें से सूरदास जी, तुलसीदास जी और जायसी तीनों प्रमुख त्रिवेणियां हैं, जो कि तीनों प्रमुख कवि हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी के जो रचयिता हैं वो कुंवर नारायण हैं। आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण हैं और आईएमपी फैक्ट है, बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसी के साथ अगला है आत्मनिर्भरता जो निबंध है के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता जो निबंध है उसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, उसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। इसी के साथ आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रो मैग्नन मनुष्य हैं, क्रो मैग्नन मनुष्य हैं, क्रो मैग्नन मनुष्य हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो स्वाभाविक है कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा गया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। इसी के साथ अगला पॉइंट है आधुनिक युग के चरण कौन है? तो आधुनिक युग के जो चरण हैं रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के चरण हैं, रामधारी सिंह दिनकर। इसी के साथ अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तो आंध्र प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो तेलुगु है। क्या है? तेलुगु है। हम लोग पढ़ रहे हैं वन लाइन इफेक्ट, जिसमें आपको डायरेक्ट ही ज़्यादा 4 ऑप्शन के पास जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपको आंसर मिल रहा है। इसी के साथ अगला पॉइंट है आसमान आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना, मतलब आसमान पर चढ़ाना, मतलब किसी को हम जैसे चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं ना, ऐसे अत्यधिक प्रशंसा करना ये उसका अर्थ होता है। इसी के साथ है इतिहास का शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो ऐतिहासिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अगर हम देखें तो ये जो प्रश्न है, ये जो पॉइंट है, वन लाइन फैक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट होने वाले हैं। इसमें से कम 4 या 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आइए अगला पॉइंट है ईदगाह कहानी के रचनाकार। तो ईदगाह जो कहानी है वो प्रेमचंद जी की कहानी है। ईदगाह, पूस की रात, ईदगाह, ये सब प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। उसी के बाद अगला पॉइंट है उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। इसी के साथ अगला पॉइंट है एक नार पिया को भानी तन वाको सागर सागर जो पानी, ये पंक्ति किस भाषा की है? तो स्वाभाविक है कि ये भाषा ब्रज भाषा है, जो कि बहुत ही अच्छी और मृदु भाषा है। ब्रज भाषा में डिंगल और पिंगल का प्रयोग किया गया है। डिंगल पिंगल भाषा जो है वो ब्रज भाषा से संबंधित है, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको। इसी के साथ अगला पॉइंट है एक भारतीय आत्मा, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी है, इनको कौन भूल सकता है? भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी। बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है आस्ट्रिक भाषा का समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो आस्ट्रिक भाषा समूह की जो भाषा है को बोलने वाले को किरात कहा जाता है। किरात एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसी के साथ अगला पॉइंट है कटकटान कपि कुंजर भारी दुहु भुजंग दंड तमिकी महमारी ढोलत धरनी सभापत खेसे चली भाजी भय मारुत ग्रैसे। प्रस्तुत जो पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा गया है। कठिन काव्य का जो प्रेत है वो केशवदास जी को कहा गया है। केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, क्योंकि इनकी जो भाषा है, इनके जो काव्य हैं इतना कठिन है कि हर किसी को समझ में आने बहुत बड़ी बात है। तो कठिन काव्य का जो प्रेत है वो केशवदास जी को कहा गया है। इसी के साथ आज के लेक्चर का लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कथा सम्राट किसे कहा गया है? तो कथा सम्राट
प्रेमचंद जी को कथा सम्राट कहा गया है। प्रेमचंद जी को, मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट कहा गया है। ये रहे आज के जो वन लाइन फैक्ट हैं, ये रहे आपके 51 लाइन फैक्ट, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। एक बार आप देखोगे याद रहेंगे, और मैंने बहुत ही सटीक फैक्ट लिए हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं। इसी के साथ अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।